नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। और मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। अगले आधे घंटे तक हम और आप मिलकर मंथन करेंगे। मंथन के कई मुद्दे होंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा होगा यूपी में चुनाव बंटवारे का दांव। उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए चुनावी रणभेरी बज चुकी है। राजनीतिक सेनाएं मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी दोबारा यहां सिंहासन पाने के लिए हर चाल चलने को तैयार बैठी है। यूपी में विपक्ष भी अपने अपने सुर में है। इसी बीच एंट्री हुई है असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी साहब AMIM के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19% मुसलमानों में हलचल बढ़ गई है ओवैसी साहब की यूपी में एंट्री से। ओवैसी के निशाने पर सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, क्योंकि सबसे अधिक मुस्लिम वोट सपा को ही अब तक मिलते रहे हैं। जो 29% वोट लगभग समाजवादी पार्टी का है, उसमें समाजवादी पार्टी जो 39% जो 40-39% जो वोट पिछली बार अब तक बीजेपी को मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुकाबले में एक जो इंटैक्ट वोट समाजवादी पार्टी के पास है, वो कहा जाता है कि 14-15% वोट उनको मिलता रहा है मुस्लिमों का। तो यही हालत है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा ओवैसी साहब के निशाने पर है। और बिहार की तरह अगर ओवैसी साहब यानी कि असदुद्दीन ओवैसी अगर थोड़े भी जो ये सपा का जो एक वोट बैंक है ना, इसमें थोड़ा भी स्लाइस करने में यानी इसको काटने में कामयाब हो गए, तो फिर मुझे लगता है अखिलेश यादव का हश्र भी तेजस्वी यादव जैसा ही होगा और वो सत्ता के करीब बहुत नहीं पहुंच पाएंगे। तेजस्वी यादव तो उनके साथ कांग्रेस भी थी और वो बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत कर रहे थे, इसलिए वो सत्ता के इतना करीब पहुंच गए। लेकिन यहाँ कुछ स्थिति अलग होने वाली है और मुझे लगता है कि जो वोटों पर जो दांव लग रहा है वो मुसलमानों यूपी का जो चुनाव है, जो हम इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा आज हमारा फोकस होगा कि ये जो दांव है ना, ये मुसलमानों पर ही दांव है, जिस दांव की हम बात कर रहे हैं। और इस दांव से अगर ओवैसी का दांव कामयाब रहा तो भाजपा को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कई बार कांग्रेस के नेता और अन्य दलों के लोग भी ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहते हैं, कोई वोट कटवा कहता है। इस बात का दर्द बहुत है ओवैसी साहब को। हमने देखा कि बिहार की कई चुनावी सभाओं में या यूपी में भी जब कहीं आए तो इस बात का वो जिक्र करते हैं। अभी जो उनका दौरा था वो आज ख़त्म हुआ है। ये शुरू हुआ है फैजाबाद के रुदौली से। ये ओवैसी साहब कहते हैं फैजाबाद, हम नहीं कह रहे हैं। अब वो अयोध्या हो चुका है, लेकिन वो अयोध्या कहने से थोड़ा परहेज करते हैं। तो अयोध्या में उन्होंने रुदौली से एक हुंकार भरी। ये मुसलमानों का काफ़ी बड़ा पॉकेट है यहाँ पर आसपास। उसके बाद वो सुल्तानपुर गए। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी हैं, वहाँ गए और वहाँ भी मुसलमानों को ललकारा, यूँ कहें उनको चेतावनी दी कि भाई आ जाओ मैदान में, वरना तुम लोगों का हश्र बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। शाम तक वो बाराबंकी में पहुँच गए, दोपहर बाद बाराबंकी में पहुँचे और उन्होंने यहाँ बाराबंकी में ओवैसी साहब ने मुसलमानों को डराया। तो ये डर की पॉलिटिक्स है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। यही बात कहते हैं ये लोग, जो नेता लोग हैं ना, ये कहते हैं डर के आगे जीत है। इनका जो फार्मूला ये है कि डरेगा मुसलमान तो जीत इनकी होगी। अब मुझे याद आता है जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं ओवैसी साहब, जरा उनको सुन लेते हैं, फिर जरा समाजवादी पार्टी के एक फायर ब्रांड नेता जो इन दोनों अस्वस्थ चल रहे हैं, उनसे हम ओवैसी की तुलना भी करेंगे। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में। कौन खुलकर बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून जो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं वो भारत के संविधान के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी बड़ा दावा किए कि मैं मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं अपनी बहनों को इंसाफ दिलाना चाह रहा हूं। किसके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में यकीनन महिलाओं से नाइंसाफी होती है, मगर नाइंसाफी उन लोगों से भी होती है जो शादी कर अपनी बीवी को छोड़ देते और अपने घर में नहीं रही। तो देखा आपने किस तरीके से ओवैसी साहब ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़े रहनुमा हम ही हैं, सबसे बड़े हिमायती हम ही हैं। और जो उनकी तकरीर का अंदाज है ना,
वो सियासी कम धार्मिक ज़्यादा लगता है मुझे। शुरू से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो ओवैसी साहब का तकरीर करने का अंदाज है वो सियासी कम लगता है, उकसाने वाला मुझे ज़्यादा लगता है। मुझे आज से 20-25 साल 30 साल पहले जब समाजवादी पार्टी के नेता जो आजम खां साहब हैं, उनका जब उदय हो रहा था तो उनकी जनसभाओं को मैंने कई उनकी जनसभाओं को कवर किया, तो उसमें ये पुट मिलता था। वो कहा करते थे कि भाई हम मुसलमान तो पाकिस्तान जा रहे थे, गांधी जी ने रोका, मौलाना साहब ने रोका, इस तरह की बातें वो करके, और जब लंबी सांस वो खींचते थे ना, तो स्थिति ये होती थी कि भीड़ से तमाम तालियां और नारे भी लगते थे। तो वही उसी तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही। समाजवादी के जो आजम खां साहब हैं, जो फायर ब्रांड नेता, और एक तरीके से उन्होंने एक दौर में मुस्लिम वोटों को बांधे रखा समाजवादी पार्टी के लिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब आजम खां का ये दौर है नहीं, ये अलग तरीके की ध्रुवीकरण है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि पिछले चुनाव में, ये चुनाव से पहले अगर आजम खां, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, 17 का जो चुनाव हुआ, अगर आजम खां कब्रिस्तान की दीवारें ऊंची नहीं कराते तो शायद समाजवादी पार्टी का हश्र इतना ख़राब नहीं होता। ये कहते हैं लोग, ये हमारा ओपिनियन नहीं है, ये लोग कहते हैं। बाराबंकी में खम ठोक कर ओवैसी ने मुसलमानों को ललकारा, डराया और ये कहा कि देखो अब साथ में आ जाओ, हम आ गए हैं सबसे बड़े रहनुमा, हम आपके सबसे बड़े रहनुमा हैं। अभी हो सकता है 1-2 लोग और आ जाएं रहनुमाई करने, लेकिन वो इस समय मुसलमानों को सबसे बड़े रहनुमा कह रहे हैं अपने आप को, और वो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रजी ने कुछ वहाँ का गुणागणित देखा, समझा, आपको भी बता रहे हैं रजी। ये बताइए कि कितना असर पड़ेगा जो अवैसी आज आए और उन्होंने निशाना साधा। देखिए, अवैसी साहब से आने से कोई मतलब नहीं है, ये जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। अवैसी साहब ने जिस चुनावी संग्राम का ऐलान किया, शुरुआत किया, वो अयोध्या से किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी वहीं से शुरुआत की। इससे ये पता चलता है कि दोनों एक ही पार्टी के, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और जिस हिसाब से आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पर राजनीति कर रही है, भगवे तिरंगे की तरफ से अपना मैसेज पहुंचाना चाह रही है, वैसे ही अवैसी जी पाकिस्तान के आपके पूरे टेंट पेंट लगवा के, झंडे लगा के हिसाब से मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम कर रही है। जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। जो समाजवादी पार्टी है वो सरकार बना सकता है, मुस्लिम क्यों नहीं एक हो सकता है? मुस्लिम 13% है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने आज की जनसभा देखी होगी क्योंकि आप मीडिया से हैं, और आपने देखी होगी कि आज बाराबंकी के मुसलमानों ने उनको नकार दिया, क्योंकि जिस आप क्षेत्र में खड़े हुए हैं, इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो लगभग 25,000 मुस्लिम हैं। और जो आज जनसभा अवैसी जी की हुई, उसमें हमको लगता है उसका 1-2% भी मुस्लिम नहीं आया। तो उन्होंने, बाराबंकी की जनता ने उनको पहले ही नकार दिया कि यहाँ पर अवैसी का काम चलने वाला नहीं है। और रही बात 11% की, देखिए ये पता है सभी को कि अगर किसी पार्टी ने मुसलमानों के हक की बात की है, मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है, नहीं हो, ये जो पब्लिक के बीच से आवाज़ आई ना, ये सज्जन कहने वाले थे, अगला इनका शब्द यही था कि भाई वो समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे। इस ओवैसी की जो चुनावी सभा थी, उसके बाद इसको चुनावी सभा ही कहेंगे, क्योंकि अब एक तरीके से रणभेरी बच चुकी है। अभी आचार संहिता नहीं लगी और चुनावों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब चुनावी माहौल दिखने लगा है। झंडे और डंडे दोनों दिखने लगे हैं। और ये तस्वीरें हैं बाराबंकी में ओवैसी की रैली की, जहां उन्होंने संबोधित किया। पब्लिक को हमने सुना, जनता को हमने सुना कि जनता क्या कह रही है। तो वो कह रहे हैं ओवैसी साहब की दाल गलने वाली नहीं है। बाराबंकी, सुल्तानपुर, रुदौली, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। एक बड़ी पते की बात वो कह रहे हैं, जो भीड़ के बीच से जो आवाज़ आई कि ये अयोध्या से ओवैसी साहब भी शुरू कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अपना जो केंद्र बिंदु रखा है राजनीति का, चुनावों का, तो वो अयोध्या ही रखा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और उनमें कोई बहुत अंतर नहीं है ओवैसी साहब में। तो मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी सी एक अजीब सी लगी। और जो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब की दाल यहाँ गलने वाली नहीं, ये लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है रजी जुड़ गए हैं क्या? रजी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो
तो ये मेरा सवाल है कि जिन लोगों से आपने बात की वो न्यूट्रल लोग थे, क्या समाजवादी पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे या न्यूट्रल लोग थे? किस तरह के लोग थे जो इस तरह की आवाज़ आ रही कि ओवैसी साहब के वहाँ दाल गलने वाली नहीं है? रजी जी, आपको बता दें कि आपने ये सही कहा कि जो लोग थे वहां पे, तो कहीं ना कहीं कोई समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखता था और कोई कांग्रेस से। तो जो जिस विचारधारा से जुड़ा था वो उस हिसाब से बोल रहा था और उन्होंने अपने तथ्य रखे कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था या उन लोगों के समर्थन का कहना था कि यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, और जो आज रैली हुई है वो पूरी विफल रही है। कांग्रेस के भी जो और जो उनसे जुड़े हुए थे उन लोगों का भी यही कहना था कि अवैसी जो है बी पार्टी है और ये भाजपा के लिए काम कर रही है। जी सीधे बाराबंकी चलते हैं, हमारे सहयोगी रजी मौजूद हैं वहाँ। ब्रेक के दौरान हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो हमसे सीधे जुड़ गए हैं। रजी, ओवरऑल एक पत्रकार के रूप में आपने क्या ओवैसी का इन्फ्लुएंस क्या देखा वहाँ पे? एक आपका भी असेसमेंट होगा, आप काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या असेसमेंट है? ओवैसी को कुछ रिस्पांस बाराबंकी से मिला या नहीं मिला? जी, आपको बता दें कि आपने कहीं ना कहीं सही कहा था अभी जो आपने कहा कि एक मुस्लिम विचारधारा को जोड़ने का उनको मुद्दा था, और उन्होंने जो अपने बयान रखे वो पूरी तरह से मुस्लिम को जोड़ने के लिए रखे और मुस्लिम को ही अटैक कर रहे थे कि ये तुम्हारे साथ ये हुआ है, 2014 में मॉब लिंचिंग हुई है, उसके बाद मुस्लिम को मारा गया है, मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाता है, मुस्लिम को जो मारता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको 24 घंटे में जमानत दे दी जाती है। कहीं ना कहीं इनका टारगेट और जो इनके बयान थे वो केवल मुस्लिमों को साधने के लिए थे और कहीं ना कहीं उनको आक्रोशित करने के बयान थे, जैसे लग रहा था कि वो कोई मौलवी हो और उस तरह की बातें कर रहे हो। कभी जनसभा में अपने इस्लाम के थ्रू, अपने हदीसों के थ्रू वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, कभी युवाओं को बढ़ा रहे थे कि आप ये आगे हम आपके लिए आए हैं और हम अपनी पार्टी के लिए नहीं आए हैं, हम आपको नेता बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि ये पूरी तरह से मुस्लिमों को जोड़ने के लिए और मुस्लिमों को जो है एकजुट करने के लिए आए थे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजी। रजी ने बहुत साफ कर दी तस्वीर, बिल्कुल साफ कर दी तस्वीर कि रजी ने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी कि स्थितियां क्या हैं वहाँ। जो ओवैसी साहब ने बोला ना, उनकी मैं जो शुरू में कह रहा था कि वो सियासी भाषण कम था, वो तकरीर ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं तकरीर कर रहे हैं, किसी जलसे को संबोधित कर रहे हैं, और वो धार्मिक जलसा है, वो कोई सियासी जलसा नहीं है। तो इस तरीके का एक वो, जैसा कि रजी ने कहा कि वो हदीस की बात कर रहे थे, उकेर रहे थे, मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे, तमाम बातें कर रहे थे। 2014 की उन्होंने बात की, तो उस समय कहाँ थे भाई आप ओवैसी साहब? ये मेरा सवाल है आपसे कि आप उस समय कहाँ थे? क्या भारत में नहीं थे आप? उत्तर प्रदेश नहीं आ सकते थे आप? जब चुनाव आ गया तो आप उनको 2014 याद दिला रहे हैं, मुजफ्फरनगर याद दिला रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती है।